हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है द स्टीफन गुरु चैनल में। आज हम साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसकी बात करेंगे। उसको साथ साथ में कैसे रिएक्शंस बनाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। और जो बच्चे 9th से 10th में अभी आए हैं और उनका ये बहुत ज़्यादा अच्छा ये टॉपिक है, क्योंकि अगर अभी ये फर्स्ट चैप्टर आप अच्छे तरीके से समझोगे फिर आपको सेकंड थर्ड अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो रिएक्शंस आपको बनाना आना चाहिए और उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो आपको आना चाहिए। बेसिक सी चीज़ें आपको 10th क्लास के सिलेबस में डाली गई हैं, ज़्यादा हाई फाई आपको स्टडी नहीं दी गई है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, उसमें हम फर्स्ट जो रिएक्शन देखते हैं वो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी। जैसे हम अगर मैं बात करूं दो तीन जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर मैं कोई रेक्टेंट्स ले रहा हूं, उनको आपस में रेक्ट करवा रहा हूँ, रेक्ट करवा के मेरे पास कोई प्रोडक्ट बन गया। मतलब अभी जो मैंने रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात की है, तो ऐसा है कि जो रिएक्शन जो देखो, अगर ये एरो है, सबसे जो बेसिक जो फॉर्मेट होता है रिएक्शंस बनाने का उसको समझना बहुत जरूरी है। रिएक्शंस के अंदर जो ये एरो आपको दिख रहा है, इस एरो का जो ए वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट A+B लिखा हुआ है, इसको हम रेक्टेंट्स बोलते हैं, रेक्टेंट्स बोलेंगे। और इस चीज को हम बोलते हैं एरो के राइट वाली साइड पे जो है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, इसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब ऐसा है कि इन चीजों के पीछे भी एक रीजन है। देखो, मैंने कोई दो चीजों को आपस में मिलाया और फाइनल मेरे पास कोई प्रोडक्ट बन गया। और उसी तरह से देखो, आप अगर कोई चाय बनाते हो घर के अंदर, आप क्या करते हो, चीनी लेते हो, पानी लेते हो, मिल्क लेते हो और नमक लेते हो। आप तीनों चारों चीजों को आपस में मिक्स करते हो। मिक्स कर करके आप गैस पे रखते हो। रखने के बाद आपके पास चाय बन के आती है, मतलब आपके पास एक न्यू प्रोडक्ट बन के आ गया जिसको आप चाय बोलते हो। और उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी वैसा ही है, वो आपके रेक्टेंट्स थे, जैसे शुगर हो गई, पानी, मिल्क, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वो सारे आपके रेक्टेंट्स थे, आपस में मिले और उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। और इसी तरह से ये रिएक्शंस बनती जाएंगी चैप्टर में। और फर्स्ट रिएक्शन अगर मैं बात करूं, कोई भी मेटल, अगर देखो, अगर बात ऐसी है कि अगर आपने नॉर्मली बात सुनी होगी कि अगर हम लोहा, जो आयरन होता है, आयरन जिसको हम लोहा बोलते हैं, अगर उसको बारिश में जब पानी में रख दें तो क्या हो जाएगा, वो गलना स्टार्ट हो जाता है। गलन जिसको हम बोलते हैं जंग लगना, वो जंग लग गई, वो भी रिएक्शन हो गई है उनकी। मतलब क्योंकि एक मेटल थी जिसको हम आयरन बोलते हैं, एक मेटल है आयरन, उसको पानी में और हवा में रख दिया तो उसके साथ एक रिएक्शन हो गई जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। तो इसी तरह से हम रिएक्शंस बनाना सीखेंगे। कोई भी मेटल लेते हैं हम, देखो हम मेटल ले रहे हैं, उसका रिएक्शन करवाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम, अगर मैं मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में रखता हूं, ऑक्सीजन, अब एयर है, एयर क्या होती है, अब एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन, ये देखो, अब एक मेटल है, मेटल को मैंने एयर में क्या रखा, ओपनली रख दिया। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अदर गैसेस भी होती हैं। अगर मैं बात करूं, देखो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टेंट होती है, किसी भी मेटल के साथ वो रिएक्ट कर जाएगी बहुत इजीली, बड़े आसान तरीके से। अब तो स्टूडेंट्स, क्या है कि आपको रिएक्शंस बनाना आना चाहिए। अगर मैं आपको बताता हूं कि कोई रिएक्शंस बनानी है तो उससे पहले आपको एक फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, जिस फॉर्मेट के साथ आप किसी भी रिएक्शन को इजीली लिख सकते हो, समझ सकते हो। वो फॉर्मेट क्या है, देखो मैंने आपको बोला एक मैग्नीशियम है आपके पास, देखो लिखना सभी को आता है, तो आपने सिंपली क्या लिखा, मैं एक अभी रिएक्शन बना रहा हूं, मेरे पास एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। अब मैंने कहा कि उसको एयर में रख दो, मैंने सिंपली बात की कि एयर में रख दो। अब एक चीज है कि मैंने उसको एयर की प्रेजेंस में रख दिया। अब एरो लगाओ, अब बताओ क्या होगा, आपको नहीं पता कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। अब सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम का अभी आपने क्या करना है, मैग्नीशियम का आप क्या करो, सिंबल लिखो, इसका जो सिंबल है Mg है। और एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अदर गैसेज भी होती हैं। अगर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज हैं, तो आपने कुछ नहीं करना। जैसे होता है एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा रिएक्टेंट होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है, कि किसी भी के साथ भी जल्दी से वो रिएक्ट करती है। हमारी जो ब्रेकडाउन होती है फूड की, वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से ही होती है, हमारी बॉडी के अंदर की जो फूड की ब्रेकडाउन है। और इसी तरह से हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो भी ऑक्सीजन की मदद से ही, हेल्प से ही कंप्लीट होती हैं। इसी तरह से कोई भी रिएक्शन होनी है उसमें ऑक्सीजन अगर है तो रिएक्शन इजीली हो
जाती है। जैसे अगर बात करें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को एयर में हमने ओपनली रख दिया, तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आपने अभी क्या किया, ऑक्सीजन को एज इट लिख लिया। अब एरो के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको नहीं पता, दोनों साइड आपको नहीं पता क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अभी मैं उसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब मैग्नीशियम का आपको सिंबल पता है कि Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, तो एरो के बाद क्या बनेगा आपको अभी भी नहीं पता। लेकिन एक बात याद रख लो, जब भी मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाती है, तो ऑक्सीजन का जो J2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब O प्लस O क्या बनता है, O2 बनता है। जब भी इसका एक O टूट करके, इससे टूट करके क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा, एक मेटल के साथ, जो आपको मेटल दी गई है Mg, उसके साथ जाकर के ये ऐड हो जाएगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, MgO जो प्रोडक्ट बना क्या बना, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये आपकी रिएक्शन थी, बेसिक रिएक्शन थी, बहुत आसान रिएक्शन थी। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक आपने मेटल ली, उसको एयर में रख दिया, एरो के बाद क्या प्रोडक्ट बना आपको नहीं पता, लेकिन आपको सिंबल पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है। एयर के अंदर क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन होती है। अब एरो के बाद क्या प्रोडक्ट बना आपको नहीं पता। मैग्नीशियम का सिंबल आप दोबारा से लिखो, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया, और एरो के बाद आपको क्या मिला, कुछ नहीं पता आपको। तो सिंपली आपने अभी लर्न किया, अभी आपको सर ने पढ़ाया कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल टूट करके मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपकी जो बेसिक रिएक्शन थी वो क्या बन गई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो आगे जाकर के क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपकी रिएक्शन खत्म हो गई। तो आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से रिएक्शंस को बनाना सीखा है। अभी एक रिएक्शन और देखते हैं। अगर जैसे आपने नॉर्मली घर पे देखा है कि एक आयरन है, आयरन एक मेटल होती है, उस आयरन मेटल को मैं बोल रहा हूँ आप पानी में रख दो, जहां आप पानी में भिगो करके एक बार एयर में रख दो ओपनली, तो क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि एयर में रखने से आयरन जो मेटल है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, तो सिंपली देखो, आयरन है, मैंने बोला आयरन ले लो, मैंने एक आयरन ली, ये मेटल है, उसको मैंने क्या किया, वाटर और एयर के संपर्क में रख दिया। मैंने वाटर लिया और प्लस प्रेजेंस इन एयर, मैंने एयर रख ली। तो ये दो तीन चीजें हो गई। मैंने एरो लगाया। अब एरो के बाद क्या होगा, सिंपली मेरे को पता है, जो आपको याद है कि रस्टिंग लग जाएगी, एक रिएक्शन होगी, क्या, रस्टिंग हो जाएगी, आयरन के ऊपर क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी। तो अब इस रिएक्शन को बनाना कैसे है, इतना तो आपको पता था, क्योंकि एक आयरन मेटल है, अगर पानी में वो और एयर के अंदर, मतलब दोनों चीजों उसको जरूरी है रस्ट लगने के लिए। एक आयरन मेटल को पानी भी मिल गया, एयर भी मिल गई, और क्या हो गया, उसके साथ रस्ट लग गई, वो गलना स्टार्ट हो गई। इतना सभी को पता है, इतना आप लिख सकते हो। अभी आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe प्लस, ई को आप स्मॉल में लिखोगे, Fe प्लस। वाटर का, तो अगर आपने यहाँ पर वाटर लिखना, वाटर लिख लो। वाटर का तो सिंबल मैंने लिख ही दिया, H2 होता है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये वाटर है, तो यहाँ पर वाटर का सिंबल आपने लिखा ही हुआ है। तो अब एरो है, तो मेरे को एक और चीज क्या चाहिए थी, सॉरी यहाँ पर मैंने ये सिंबल गलती से लगा दिया। तो और आपको क्या चीज चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। इन द, आप एरो के ऊपर लिख दो इन द प्रेजेंस, मतलब किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने ये लिख दिया। तो अब रस्टिंग लग गई। अब रस्टिंग, मैंने फिर से रस्टिंग लिख दिया, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता कि रस्टिंग का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे लिखते हैं, मेरे को अभी नहीं पता। तो अभी मैंने क्या किया, आयरन का सिंबल लिख दिया, वाटर का सिंबल लिख दिया, एरो के बाद मैंने रस्टिंग लिख दिया। तो एक जो मेन चीज है वो आपको लिखना और समझना बहुत जरूरी है कि रस्टिंग का जो केमिकल फॉर्मूला आएगा उसको आप याद ही रखोगे एज इट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लैब में नहीं कर सकते। अगर लैब में करोगे तो आपको कुछ क्वांटिटीज दी जाएंगी
और उन क्वांटिटीज़ को आप केमिकल क्वांटिटीज़ को आप मिला करके उसका रिएक्शन करवाओगे और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप नोट डाउन करोगे। लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो प्रैक्टिकल करने के बाद ये हमारे पास क्या बना, एक प्रोडक्ट आ गया जो रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। रस्टिंग की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है क्या है, Fe3O4। ये आपको एज इट याद करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने रिएक्शन लिखी, अब बैलेंस करना भी हम आपको इसी में सिखाएंगे। मैंने आयरन लिया, वाटर लिया, क्योंकि जंग लगने के लिए, रस्ट करने के लिए, आयरन को गालने के लिए हमें सिर्फ वाटर चाहिए। वाटर में ऑक्सीजन का मोलिक्यूल तो है, अगर नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ सकते इसी तरीके से, तो एयर तो है। जब हम ओपनली एयर में रखते हैं तो जो आयरन होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। तो एरो के बाद हम क्या करेंगे, एरो के बाद करेंगे रस्टिंग। हमें पता थी कि रस्ट लग गई, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Fe3O4 आ गया। और अब देखो, अब इसका देखो यहां पर, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पर Fe कितने हैं, यहां पर Fe कितने हैं, 3 है। यहां पर O कितने, 4 है। यहां पर O 4 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर O4 है। प्रोडक्ट्स के अंदर जितने प्रोडक्ट्स आपको बनेंगे उसी हिसाब से आप रिएक्टेंट को बैलेंस करोगे। बैलेंस करना कैसे, कि जितने यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल आपको इधर कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे आयरन यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर आयरन आपको कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। तो आप आयरन को 3 लिख करके कंप्लीट कर दो। मान लो ऐसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देखो अब आयरन कंप्लीट हो गए, यहां पर आयरन भी कंप्लीट हो गया। यहां पर O कितने हैं, यहां पर O है 4। यहां पर O कितने हैं, यहां पर O है हमारे पास सिर्फ 1। तो इसको हमने 4 लिखना, तो 4 हम यहां पर नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग वे है। क्योंकि वाटर की जो स्टेबिलिटी होती है वो यही होती है सही तरीके से। अगर आपने इसको 4 बनाना है O को, तो आप कैसे बनाओगे, इसके आगे 4 लिख दो। मतलब आप H2O अगर इसके आगे 4 लिखोगे तो आपने एक आई थिंक मैथ में ये चीज पढ़ते हो कि 4 अगर बाहर है ब्रैकेट के, तो 4 को H के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को O के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 4 O के साथ मल्टीप्लाई होके कितना बन गया, 4 बन गया। तो यहाँ पर O कितनी थी, 4, और यहाँ पर O कितनी हो गई, 4 हो गई। लेकिन एक बात देखो आप, यहाँ पर H है, यहाँ पर H भी तो है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स में H कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हो गया कि H जो सिंबल होता है ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है। तो मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब हाइड्रोजन गैस को हमने बाहर निकाल दिया। कैसे बाहर निकाला, जब यहाँ पर H कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे। ये देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, लेकिन मैंने 4 लगा दिया। जब इसको अब H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी के साथ इसको H4H2 ऐसे हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये बैलेंस हो गई। आई थिंक आप समझ चुके हो। तो दोबारा से फिर आपको साफ लिखवा देता हूँ कैसे लिखते हैं। देखो आपने एक आयरन लिया, बड़ी सिंपल सी बात है। एक वाटर लिया, क्योंकि आपको ये 2 चीजें चाहिए आयरन को रस्ट लगने के लिए। आपको पता है कि क्या हो जाता है, अगर आयरन को पानी में रखते हैं तो पानी के संपर्क में रखने से क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन का केमिकल जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe होता है। वाटर का तो मैंने लिखा ही हुआ है। तो रस्टिंग का आपको पता चल गया कि Fe3O4 होता है। अभी इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके क्या है कि Fe यहाँ पर कितने, आयरन के 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आयरन का 1 मॉलिक्यूल है। इसके आगे लिख देंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत फॉर्मेट होता है। तो आगे लिख दिया। अब यहाँ पर क्यों नहीं लिखते, ये थोड़ा सा हाई फाई आ जाता है, इसको अभी आप ना समझो। 2nd और 3rd चैप्टर में आपको आ जाएगा, वहां पर आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर वो कितने, 4 हैं। यहाँ पर वो कितने हमारे पास, 1 है। तो यहाँ पर मैंने 4 करने के लिए मैंने आगे 4 लगा दिया, क्योंकि नीचे हम अगर लगा देंगे, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये वाटर नहीं बनेगा, ये तो कुछ भी नहीं बना। तो इसी हिसाब से हमने 4 बना दिया। अब H है, अब H यहाँ हमारे पास कितने आ गए, 8H बचे हैं। तो 8H को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो H2 होती है। तो इसको अब 8 बनाना है, तो 8 कैसे बनाएंगे, आगे 4 लगा देंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो अब इसका नेम क्या लिखेंगे, आयरन प्लस वाटर, एरो के बाद क्या लग गया हमारे पास, रस्टिंग हो गई। रस्टिंग के बाद हाइड्रोजन गैस रिमूवल हो गई। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस
हो गया। तो इतनी थी हमारी ये रिएक्शन, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आप समझ चुके हो अच्छे तरीके से। अगर नहीं भी समझ में आता तो हमें क्या करो, कमेंट में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखो कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा से इस चीज़ को क्लियर करेंगे आपके लिए। स्टूडेंट्स, अभी हम जो थर्ड रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आगे फर्दर 3 चैप्टर्स में आपको आएगी और पेपर में भी आ जाती है। तो जो पीछे करवा के गया हूँ 2 रिएक्शन, ये भी आ जाती हैं। तो आप अभी बेसिक को समझो, लेकिन ऐसा है कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हमारी जो थर्ड रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने बुक में देखा ही होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सभी टीचर्स का समझाने का अलग अलग वे होता है, लेकिन मेरा वे थोड़ा सा अलग है, सभी से अलग है। कैसे समझाता हूँ, एक रिएक्शन से आपको 3 रिएक्शन सॉल्व करवा दूंगा। आपने बेफिक्र होकर के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और एंड तक देखना है। अगर अच्छा लगे तो आपने इस चीज़ को शेयर भी करना है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उनकी स्टडी में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको कहीं पर भी आपको दिखे तो इस चीज़ का आप मतलब समझो कि आपको मैंने बताया था कि a+b एरो के बाद ab, मतलब इस a+b का मतलब होता है रिएक्टेंट, और इस ab का मतलब जो इधर जाकर के आपस में मिल गए दोनों, क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब कुछ रिएक्टेंट्स को आपस में मिला करके हम प्रोडक्ट्स का क्या निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। तो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा ही करना है कुछ, कि हमने 2 रिएक्टेंट लिए, उनको जब उसकी रिएक्शन करवाई, उनका केमिकल रिएक्शन हो गया, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो सिर्फ एक बना। वो सिर्फ क्या बना, एक बना, 2 प्रोडक्ट नहीं बने। जैसे हमने इधर अभी लिखवाया था कि मैंने 2 रिएक्टेंट लिए, एक आयरन लिया, एक वाटर लिया, आगे जाकर के मेरे पास Fe3O4 प्लस H2 बना। तो ये मेरे पास बने थे, मतलब एक तो प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बन गया। ऐसे 2 प्रोडक्ट नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए। वो कैसे, देखो, ये तो 2-3 चीजें होती है। जैसे आपको कुछ केमिकल्स नेम्स होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, उनके सिंबल को भी याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो पेपर है आपका, भी एग्जाम है, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो, एक्सप्लेन करो। तो आपको नहीं आता, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कैसे, आपको मैं सिंपली लिखवा रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, सिंपल फॉर्मेट में लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के मैंने एक वाटर ले लिया, वाटर लिया। तो आगे जाकर के क्या बना, तो आगे जाकर के मेरे पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर को अगर मैंने आपस में मिलाया तो मेरे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब मेरे पास एक प्रोडक्ट बना, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना। इसका मतलब मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल सही लिख रहा हूं। तो अभी कैल्शियम कार्बोनेट का हम सिंबल लिखेंगे, क्या है, देखो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कार्बोनेट का सॉरी, हम यहां पर गलत बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे जो थर्ड रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर अपने स्कूल में कंप्लीट किया है, या कुछ बच्चों ने अभी ट्यूशन पे जा रहे होंगे, वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई नहीं आ जा पा रहा होगा, लेकिन जो बच्चे इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कहीं पर भी देखते हैं तो वो इस चीज़ को पढ़ना भी चाहते हैं या समझना भी चाहते हैं और छोड़ देते हैं कुछ बच्चे, क्योंकि उनको रिएक्शंस बनाना या रिएक्शंस का मतलब ही नहीं समझ है कि वे कैसे बनाएं, कैसे बनाए जाए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपको आता है, देखो पेपर में भी आती है, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा हंस के आता है, पेपर में आ जाता है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि A+B, ये मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, तो आगे जाकर के अब क्या बना, AB, मतलब A और B, ये मेरे पास 2 क्या थे, ये मेरे पास 2 रिएक्टेंट थे, और आगे जाकर के मेरे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना।
इतनी बात क्लियर? ठीक है, हम एरो से लेफ्ट वाली साइड को क्या बोलेंगे? रेक्टेंट बोलेंगे। जब रेक्टेंट को आपस में मिलाया तो क्या बन जाएगा? एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्लियर करेंगे कैसे लिखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लिखने के लिए देखो सिंपल सी बात है, अगर पेपर में आपको आता है कि कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ ओनली राइट केमिकल इक्वेशन अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो पजल नहीं होना। तो कैसे लिखते हैं? दो तीन चीज़ें देखो आपको याद करनी पड़ेंगी कि एक तो आपको केमिकल फॉर्मूले, केमिकल सिंबल्स, केमिकल नेम क्या होते हैं, उन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रैक्टिकली अभी नहीं पढ़ रहे हो किसी चीज़ को। तो मैंने आपको कहा कि आप बच्चा क्या करो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। मेरे को देखो, मेरे को सिंबल नहीं पता कैसे होता है, लेकिन मेरे को लिखना आता है। मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाओ। मैंने कहा एक कैल्शियम ऑक्साइड लो, पानी के साथ रिएक्ट करो, मैंने करवा दिया। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर लिख दिया। अब एरो के बाद क्या बनेगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप अभी से लिख लो, ये फर्स्ट स्टेप था आपका। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये आपने नोट कर लेना कॉपी के ऊपर। अब इन चीज़ों को जब आप लिख रहे हो तो आपको अभी देखो, आपने लिख लिया कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, जब आपने रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब आपको सिंबल लिखना है। सिंबल कैसे लिखोगे? कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? कई बच्चों को नहीं पता होता तो भी बता देता हूँ। अगर ये दो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ, इधर याद रखना, कॉपी पे लिख नोट कर लेना। अगर सिंगल ओ आ जाए, अगर सिंगल हो जाए तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। अगर O2 आ जाए तो इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। और O3 की अगर बात करें तो जब O3 आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। ओजोन, जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है इंफ्रारेड रेज से, जो हमें सन से मिलती हैं, उनको प्रोटेक्शन देती है ये, और छनने के बाद हमारे पास ओनली यूजफुल रेज आती है। तो अगर सिंगल ओ की बात की जाए तो ऑक्साइड, अगर O2 की बात की जाए तो ऑक्सीजन, अगर O3 की बात की जाए तो ओजोन आ जाता है। तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम का आपको सिंबल पता चल गया क्या होता है? Ca होता है। अगर ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड मैंने आपको भी बताया क्या सिंबल होता है? CaO। तो हमारे पास ये पहला रिएक्टेंट बन गया। और दूसरा वाटर का सिंबल क्या होता है? जो आप पानी पीते हो उसका सिंबल क्या होता है? H2O। ये केमिकल सिंबल होता है। एरो के बाद अब क्या बना? एरो के बाद कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ में आ गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का तो आपको पता है कि Ca होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? देखो हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड, देखो हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि ऑक्साइड किसका? O, सिंपल O की बात करें। हाइड्रो H, जब एक H की बात करें तो हाइड्रो की बात हो रही है, मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है एक। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? CaOH। तो हमारे पास क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। देखो मैंने आपको कहा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसी से आपको दो तीन रिएक्शन को सॉल्व करवा दूंगा। जैसे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को आपस में रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का मैंने ये सिंबल लिख दिया और इधर क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इस चीज को हम क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्यों, कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम क्या है? 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम कितने हैं? 1 है, कंप्लीट स्टेबल है। यहाँ पर मेरे पास O कितने हैं? 1 है। यहाँ पर O कितने हैं? 1 और 2, 2 O है। एक ये हो गया, ये एक ये O हो गया, तो 2 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कितने O हैं? 1 O है। तो मतलब ये अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर H कितने हैं? मेरे पास 1 H है। तो यहाँ पर H कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं। तो हम इसको स्टेबल करेंगे। कैसे स्टेबल करेंगे? इसके आगे 2 नहीं लगा सकते आप, क्योंकि कैल्शियम 1 था, वहां पर भी कैल्शियम 1 था, तो जो बैलेंस ही हिल जाएगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है? सिंपल सी बात है, इसको ब्रैकेट में लेकर के इसके पैर में, इसके पाँव में 2 लगा दो। कैसे? कैल्शियम जैसे OH है, इसको हमने 2 करना है, तो आपने इसको ब्रैकेट में क्या कर दो? 2 लगा दो। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा कि 2 को अगर H के साथ मल्टीप्लाई करे, 2 O के साथ मल्टीप्लाई करे तो 2 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल उतने ही
काउंट किए जाएंगे। जैसे अभी 1 मॉलिक्यूल था O का, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2O मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और अगर 1 मॉलिक्यूल H का था और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2H मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो साफ सुथरी जो रिएक्शन बन चुकी है कम्बिनेशन की, तो कम्बिनेशन की जो रिएक्शन बनी जो कम्बिनेशन की आपको रिएक्शन आपके सामने लिख के आ गई, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और आगे जाकर के क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको बैलेंस करके मिल गया। अब देखो ये कम्बिनेशन रिएक्शन की बात होगी, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास कितने बने, एक प्रोडक्ट बना। अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आपका कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बनेगा, वो आपकी गलत रिएक्शन हो जाएगी। अब आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, आ जाओ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब था, कम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने यहां पर लिखी हुई है, इस कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब था कि कंबाइन करना, किसको, 2 रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाना। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब हो गया, कॉम्पोजिशन मतलब कॉम्पोजिशन जो बनी हुई फॉर्मेट है, डी मतलब तोड़ना, डी मतलब ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, किसी जो कॉम्पोजिशन बनी हुई है हमारे पास उस चीज को तोड़ना, उस चीज को तोड़ना। जैसे हमारे पास ये एक कॉम्पोजिशन बन के आ गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये एक कॉम्पोजिशन है, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो कैसे है, अगर मैं इसी रिएक्शन को, ये मेरे पास एक क्या बन गया, एक मैंने कॉम्पोजिशन ली, अब इसको तोड़ेंगे, मैंने क्या किया, इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या बन गया, वही सेम चीजें बन गई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर आपका बन जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन को इस तरह से लिखते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और आगे जाकर के क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया आपका, ये तो बन गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर इस वाली कॉम्पोजिशन को, इस रिएक्शन को जो हमने अभी लिखी है कि ये रिएक्शन मैंने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, आगे जाकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूं, इस चीज को मैं इस साइड ले आऊं और इस वाली चीज को मैं इस साइड ले आऊं, मतलब तो हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई रिएक्शन बनेगी। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बन गया। अब ये रिएक्शन कौन सी आ गई आपके पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ गई। देखो एक रिएक्शन याद कर लो, उसी को आप घुमाते रहो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने 2 रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया, इन 2 रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया तो ये कॉम्पोजिशन बन गई, जिसको आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेम दिया, और इस पूरी फुल रिएक्शन को क्या लिखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इस कॉम्पोजिशन को आपने हीट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर हीट किया, तो ये 2 हिस्सों, दो प्रोडक्ट्स में जाकर के टूट गई, तो ये क्या हो गई, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट थे, और ये प्रोडक्ट था। अब इस रिएक्शन के अंदर ये अकेला रिएक्टेंट है, अब ये इसमें 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो हमारी ये थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को करने से पहले आपको 1-2 चीजें और बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी हैं। अगर आप किसी भी रिएक्शन का, मैंने आपको कहा कि जैसे आपको पेपर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में लिखना आ गया, जहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखना आ गया, जहाँ भी जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूँ इसके बारे में लिखना आ गया, तो टेंशन नहीं लेनी, आप सिर्फ एक रिएक्शन को याद रखो जो आपको आसान लगती है। अगर आप एक रिएक्शन को याद रखोगे, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम सब याद रखोगे, तो आप उसी रिएक्शन को लिखोगे तो आपको फुल में से फुल नंबर आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप एक रिएक्शन के, आप इस, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, आप इसकी 3 रिएक्शन याद कर लो और टाइम आने पर आपको तीनों में से कोई भी एक भी रिएक्शन ना याद रहे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप कोई भी एक रिएक्शन याद रखो तो आपको अच्छा लगेगा और अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लूँ, देखो ये मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, क्लासरूम लगी हुई है, ये मेरे पास ए स्टूडेंट है, ये मेरे पास बी स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट ने कहा कि अब ये वाली जो चेयर है जिस पे मैं अभी बैठा हूँ, इस चेयर को चेंज कर यार, मतलब इस चेयर पे अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये बी आदमी जो है ये सोफे पर बैठा हुआ है, ये सोफे पर है।
तो अब ये जो बी आदमी को ए आदमी बी आदमी को बोल रहा है कि मैंने सोफे पर बैठना है, तो थोड़े टाइम के लिए मेरी वाली जगह पर आ जा। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, मतलब ए बी वाली जगह पे आ गया और बी ए की जगह पे आ गया। इसी तरह से रिएक्शंस में भी ऐसे ही कुछ होता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो चेंज कर लेती हैं जगह लो रिएक्टिव मेटल के साथ। मतलब लो रिएक्टिव जो, जैसे हम अगर बात करें कोई हाईली रिएक्टिव की बात कर रहा हूँ या लो रिएक्टिव की बात कर रहा हूँ, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सी बात है। जो ज़्यादा रिएक्ट करे किसी के साथ उसको हाईली रिएक्टिव बोल रहा हूँ, जो कम रिएक्ट करे किसी का उसको लो रिएक्टिव बोल रहा हूँ मेटल। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल की जगह पे आ जाए और लो रिएक्टिव मेटल अलग हो जाए तो किसी कंपोजिशन से, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख के बताते हैं हम। आपको मैंने कहा कि एक आप ले लो आयरन, आयरन ले लिया, प्लस मैंने आपको कहा कि एक आप ले लो कॉपर सल्फेट, तो आपने कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, आपने डायरेक्ट इसको लिख लिया क्योंकि आपको भी इनकी जो केमिकल इनके सिंबल्स होते हैं वो आपको नहीं पता। एरो के बाद क्या बनेगा आपको अभी ये नहीं पता। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि अभी अगर आप इसके सिंबल्स लिखोगे फिर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं आएंगे तो आपको ये रिएक्शन क्लियर नहीं होगी। तो कैसे लिखते हैं, तो आयरन का जो आपका सिंबल होता है मैंने आपको पहले भी करवाया, वो होता है Fe होता है। कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu। अब कॉपर के साथ सल्फेट लगा हुआ है तो SO4। तो कॉपर सल्फेट हमारे पास ये बन गया। अब एरो के बाद क्या बनेगा ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है, मैंने आपको कहा कि एक मेटल दूसरी मेटल की जगह पर आ जाएगी। तो अगर ऐसी रिएक्शन आपको मिल रही है तो कुछ नहीं देखना, सिंपल सी बात है। तो आपने क्या किया, इस आयरन को कॉपर की जगह पे ले आओ, क्योंकि कॉपर एक क्या है, मेटल है। कॉपर तांबा, आयरन क्या होता है, लोहा होता है। सल्फेट एक मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल की बात करें। तो आपने क्या किया, अब आपने ऐसे लिख दिया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये आपके पास ये रिएक्शन बन के आ गई। सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं करना। जब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो क्या हो जाता है कि एक मेटल दूसरी मेटल की जगह ले लेती है। तो मेटल की जगह लेने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर अलग हो गया, जैसे आयरन अलग था पहले। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, बात क्लियर। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर स्टूडेंट्स आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आपको आ जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है तो क्या कैसे लिखोगे। ये तो थी ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब सिर्फ एक मेटल ने जगह चेंज की, क्योंकि एक मेटल ने जगह चेंज करके दूसरे मेटल की जगह पे आ गया और दूसरे मेटल के पास तो कोई जगह ही नहीं बची, वो तो बेचारा अलग हो गया। इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, मैंने आपको बोला कि आप एक सोडियम सल्फेट ले लो। आपने सोडियम सल्फेट ले लिया, ठीक है। अभी आपको इसका केमिकल जो सिंबल्स होते हैं आपको नहीं पता। एक आप बेरियम क्लोराइड ले लो। आपने एक बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब एरो के बाद क्या है वो आपको नहीं पता, बात खत्म करो। सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na होता है, ठीक है। सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट SO4 होता है। जब ऐसी कॉम्पोजिशन आ जाती है तो इसको बैलेंस हम पहले से कर लेंगे, क्योंकि Na2SO4 ये बैलेंस कॉम्पोजिशन होती है। अगर NaSO4 लगाओगे तो ये वैलेंस कॉम्पोजिशन नहीं बनेगी। ये तो आपको पहले से ही याद रखना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड, अब कैसे इसको हम ऐसे बैलेंस करते हैं ये थोड़ी सी हायर स्टडी आ जाती है, इसके बारे में अभी आपको जानना जरूरी नहीं है। तो अभी जितना करवा रहे हैं उतना करते रहो, आसान लगेगा, क्योंकि सेकंड थर्ड चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba होता है, क्लोराइड Cl होता है, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो BaCl ये मतलब बैलेंस कॉम्पोजिशन नहीं है। अगर BaCl2 लिखेंगे तो ये बैलेंस कॉम्पोजिशन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मेटल कौन कौन सी हैं। सोडियम एक मेटल होती है और बेरियम एक मेटल होती है, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे, इनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एरो के बाद क्या बनेगा हमारे पास, एरो के बाद हमारे पास बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम
क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के आगे हम 2 लगा देंगे। अब देखो कैसे, Na के पास 2 था, ये 2 थे, Cl भी 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, 2NaCl लगा देंगे। आपको पता ही है कि 2 को Na के साथ, सोडियम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल और Cl के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2 हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन में क्या था कि ये जो सोडियम था इसने बेरियम की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली। तो लेने के बाद क्या बन गया, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट था तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया, क्योंकि जगह चेंज होने की वजह से सोडियम अब क्लोराइड के साथ आ जाएगा तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आ गया। तो ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी इतनी रिएक्शंस आप पढ़ो, घर पे प्रैक्टिस करो। आगे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी वहाँ पर हम इसी चैप्टर का जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला टॉपिक है उसको कैसे समझेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कोरोजन और एसिडिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम सेकंड चैप्टर को और थर्ड चैप्टर को उठाएंगे। मैं आपको एक बात गारंटी से बोलता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को देखते रहोगे तो बुक बंद कर दो प्लीज़। बुक के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख करके पूरी रिएक्शंस को समझोगे, बाद में आप बुक को ओपन करोगे, फिर आप उस बुक में से प्रैक्टिस करते रहना जितनी मर्जी। आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बुक कोई भी आप फॉलो कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे बेटर आपको एनसीईआरटी बुक ही ठीक है, क्योंकि उसी में से पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगले टॉपिक्स को लेकर के। जय हिंद।